हेलो स्टूडेंट, मैं हूं आर्यन तिवारी और आप देख रहे हैं केमिस्ट्री विद आर्यन तिवारी। इस वीडियो में बात करेंगे मोल प्रभाज के बारे में। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बात किया था मोलरता, नॉर्मलता और मोललता के बारे में, ठीक है। तो इस वीडियो में बात करेंगे उसके रिलेशन की और उससे हम फाइंड आउट करेंगे कुछ फार्मूले जो हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होंगे, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं और इसमें कुछ हम आंगिक प्रश्न भी देखेंगे, यानी कह सकते हैं क्वेश्चन देखेंगे जो कैसे पूछे जाते हैं उसके बारे में, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं आपका मोल प्रभाज है। मोल प्रभाज को हम मोल अंश कहते हैं, ठीक है। तो मोल फ्रैक्शन यानी देखिए मोल फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन होता है रेशियो यानी अनुपात, यानी हम कह सकते हैं कि जो उसमें घटक कण होंगे, ठीक है, उसके मोलों की संख्या, ये कह रहा है मोल का अनुपात है, ठीक है। यानी विलयन में जो मोल है, ठीक है, उसमें जो घटक कण का जो मोल होगा उन दोनों का जो रेशियो निकलेगा उसी को हम क्या कहेंगे, मोल प्रभाज कहेंगे। तो इसका डिफिनीशन कैसे लिखेंगे, तो यहां पर कह रहे हैं कि मोल प्रभाज है, यानी कह सकते हैं किसी विलयन के घटक का मोल प्रभाज उस घटक के मोलों की संख्या, ठीक है, तथा विलयन में उपस्थित मोलों की संख्या के अनुपात के बराबर होता है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं किसी घटक की, ठीक है, यानी किसी विलयन के घटक का जो मोल प्रभाज होगा उस घटक के मोलों की संख्या तथा उसमें उपस्थित, यानी किसमें, विलयन में उपस्थित मोलों की संख्या के अनुपात के बराबर होता है। तो हम ये कहेंगे कि घटक कौन कौन से हैं, तो विलेय और विलायक। तो हम बात करते हैं, जैसे मान लीजिए विलेय का मोल प्रभाज, तो विलेय का हम मोल प्रभाज निकालेंगे अगर, तो मोल प्रभाज को हम x से रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन यहाँ पर हम बात कर रहे हैं विलेय की। तो विलेय को हमने बात किया था कि हम लोग जब भी बात करेंगे विलेय उसे हम b से लिखेंगे, ठीक है। अब बात करेंगे तो मोल प्रभाज बराबर क्या होगा, यानी विलेय के मोलों की संख्या लिखेंगे, विलेय के मोलों की संख्या होगी, ठीक है। अब इसको हम बात करेंगे, मोलों की संख्या को हम n से रिप्रेजेंट करेंगे, लेकिन यहाँ पर विलेय है तो इसको लिखेंगे NB, ठीक है। अब बात करेंगे यहाँ पर विलेय, कह रहा है विलयन में उपस्थित मोलों की संख्या। तो विलयन में जो मोलों की संख्या होगी वो किसके कारण होगी, विलयन और कह सकते हैं विलेय और विलायक के कारण होगी। तो यहाँ पर हम बात करेंगे विलेय के मोलों की संख्या यानी NB लिखेंगे, प्लस क्या लिखेंगे, विलायक के मोलों की संख्या। तो विलायक के मोलों की संख्या, ठीक है। तो विलायक के मोलों की संख्या को हम NA से रिप्रेजेंट करेंगे। तो इसका जो फार्मूला हमें मिलेगा वो क्या मिलेगा, NB मिलेगा और प्लस NB बाय लिख सकते हैं, NA प्लस NB या NB प्लस A, दोनों बात एक ही है, ठीक है। तो इस टाइप से हम इसका फार्मूला हमने फाइंड आउट कर लिया। अब बात करते हैं अगर हमें विलायक का निकालना होगा, तो विलायक का मोल प्रभाज अगर निकालना है तो मोल प्रभाज होगा, तो इसको हम XA से रिप्रेजेंट करेंगे, क्योंकि यह विलायक की बात हो रही है। तो मोल प्रभाज को हम X से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और विलायक की बात हो रही है तो XA से रिप्रेजेंट करेंगे। अब बात कर रहे हैं विलेय का, यहाँ पर देखिए हमें निकालना किसका है, विलायक का। तो हम क्या करेंगे, विलायक का जिसका निकालना होगा उसके मोलों की संख्या हमें ऊपर लिखना होगा, यानी विलायक के मोलों की संख्या लिखना है हमें, मोलों की संख्या, यानी इसको लिखेंगे क्या, विलायक के लिए हम NA लिखेंगे डिवाइडेड बाय विलयन में उपस्थित मोलों की संख्या, यानी विलेय और विलायक के मोलों की संख्या जोड़ देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे हम विलेय के मोलों की संख्या यानी NB प्लस क्या लिखेंगे, विलायक के मोलों की संख्या, और इसको हमें NA से रिप्रेजेंट करेंगे। किससे रिप्रेजेंट करेंगे, NA से रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये हो जाएगा आपका XA इक्वल टू NA प्लस क्या हो जाएगा, NA प्लस NB हो जाएगा, NA बाई NA प्लस NB हो जाएगा, यानी ये हमें फार्मूला मिल जाएगा। अब एक बात कहेंगे कि इसमें बड़ी रुचिकर बात ये आती है कि अगर हम मोल प्रभाज यानी विलेय के मोल प्रभाज और विलायक के मोल प्रभाज को अगर हम ऐड कर देते हैं तो उसकी वैल्यू 1 आती है। तो हम कहेंगे XA प्लस XB इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि विलेय और विलायक के मोल तथा विलायक के मोल प्रभाज को अगर हम जोड़ते हैं तो उसकी वैल्यू कितनी आनी चाहिए, 1 आती है। यानी हम कभी भी अगर हम न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं तो अगर उसमें आपको मोल प्रभाज दिया गया है कैलकुलेट करने के लिए,
तो ये बात ध्यान में रखेंगे कि उसको दोनों को जब ऐड करेंगे विलेय और विलायक का मोल प्रभाव, तो उसका वैल्यू अगर 1 आ रहा है तो इसका मतलब हमारा आंसर सही है। अब इसके बाद बात करते हैं इसके कुछ क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन कैसे आते हैं, तो जैसे कह रहा है क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, आप इसको देख लेंगे। तो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, कह रहा है कि 1 बिलियन, ठीक है, 1 बिलियन में बेंजीन यानी C6H6 30%, ठीक है, कार्बन टेट्राक्लोराइड में घुला है, कार्बन टेट्राक्लोराइड में घुला हो तो बेंजीन के यानी C6H6 के मोल प्रभाज की गणना कीजिए, मोल प्रभाज की गणना कीजिए, ठीक है। इसमें कह रहा है कि 1 बिलियन में बेंजीन 30% कार्बन टेट्राक्लोराइड में घुला हुआ है वो, तो बेंजीन के मोल प्रभाज की गणना कीजिए, ठीक है। तो इसमें हम जानते हैं कि हमने जो पढ़ा वेट बाय वेट परसेंटेज, तो यहाँ पर 30% की बात कर रहा है, तो इसका मतलब है कि जो बिलियन होगा वो 100 ग्राम का होगा। तो हम यहाँ लिखेंगे 100 ग्राम बिलियन के लिए, 100 ग्राम बिलियन के लिए हम बात करेंगे, जिसमें कह रहा है कि बेंजीन जो है वो 30% है। कितना है? 30% है। तो यहाँ लिखेंगे C6H6 का द्रव्यमान। अब 30% यानी 100 में क्या होगा, 30% कितना होगा आपका 30 ग्राम होगा, यानी हमें जो बेंजीन का द्रव्यमान मिला वो 30 ग्राम मिला। अब हम कार्बन टेट्राक्लोराइड के द्रव्यमान को देखते हैं। CCl4 का द्रव्यमान इक्वल टू क्या हो जाएगा, 100 में आप 30 को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा आपका 70 ग्राम, यानी हमें 70 ग्राम क्या होगा, कार्बन टेट्राक्लोराइड मिलेगा। तो हम कहेंगे कि 70 ग्राम में यानी कार्बन टेट्राक्लोराइड में क्या हुआ है, 30 ग्राम बेंजीन घुला हुआ है, जिससे 100 ग्राम का बिलियन हमें मिला है, ठीक है। अब यहाँ पे बात कर रहे हैं कि हमें मोल प्रभाज निकालना है, और जानते हैं कि मोल प्रभाज कैलकुलेट करने के लिए हमें मोलों की संख्या ज्ञात करनी होगी, और मोलों की संख्या ज्ञात करने के लिए हमें भार बटे अणुभार चाहिए। तो यहाँ द्रव्यमान मतलब भार दिया हुआ है, यानी और हमें अणुभार की जरूरत पड़ेगी, तो अणुभार पहले हम निकालते हैं। तो हम ले लेते हैं कि हमें कैलकुलेट क्या करना है, निकालना क्या है, C6H6 यानी कह सकते हैं बेंजीन का हमें मोल प्रभाज निकालना है। ये हो गया आपका कंडीशन, ठीक है, यानी ये गिवन दिया हुआ था ये, और यहाँ लिखेंगे हम सॉल्यूशन। अब बात करते हैं, हम पहले मोलों की संख्या निकाल लेते हैं, तो अणुभार पहले निकाल लेते हैं। तो हम कहेंगे बेंजीन का यानी C6H6 का अणुभार क्या हो जाएगा। तो अणुभार अगर हम लिखें, ठीक है, तो यहाँ बेंजीन कार्बन कितना 6 है, तो एक कार्बन का 12 होता है और गुणे 6 लिखेंगे। और हाइड्रोजन का कितना होता है, परमाणु भार 1 होता है, और हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, 6 है। तो हो जाएगा 72 + 6 = 78 ग्राम प्रति मोल। तो हम ये कह सकते हैं कि जो बेंजीन का अणुभार आएगा वो कितना आएगा, 78 ग्राम प्रति मोल आएगा। अब कार्बन टेट्राक्लोराइड का भी अणुभार निकाल लेते हैं। कार्बन टेट्राक्लोराइड का जो अणुभार दिया हुआ है वो देगा, वो कितना है आपका होगा, यहाँ देखिए कार्बन का 12 होता है, इसकी संख्या 1 है। क्लोरीन अगर हम बात करें तो 4 है, तो यहाँ 4 लिखेंगे, और एक क्लोरीन का कितना होता है, 35.5 होता है, तो इसको 12 हो जाएगा, और इसको देखेंगे तो हो जाएगा 0 5 × 2 22 हो जाएगा, और 4 × 3 12 2 14, यानी 142, और प्लस हो जाएगा आपका 154, कितना हो जाएगा 154 ग्राम पर कितना हो जाएगा, मोल हो जाएगा, यानी ये हमें मिल गया, ठीक। अब बात करते हैं मोलों की संख्या। तो हम क्या करते हैं, बेंजीन के मोलों की संख्या को निकाल लेते हैं, यानी बेंजीन के मोलों की संख्या को हम किसे लिखेंगे, NB से। इसकी मात्रा कम है तो ये विलेय होगा, और ये क्या होगा आपका, ये ज्यादा है तो विलायक होगा, तो इसे NB से लिखेंगे। अब उसके बाद जो है मोलों की संख्या बराबर क्या होगा, द्रव्यमान बटे परमाणु भार होगा, या अणुभार की बात करें, सॉरी अणुभार होगा। तो यहाँ पर बात कर रहे हैं कि बेंजीन का जो द्रव्यमान है, या ऐसे लिख सकते हैं C6H6 का द्रव्यमान डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, C6H6 का अणुभार, ठीक है। तो द्रव्यमान कितना दिया हुआ है, द्रव्यमान आपका दिया हुआ है 30, और ये दिया हुआ है आपका 78। तो अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 0.38 ग्राम मोल, यानी यह 0.38 क्या होगा, मोल आएगा इसका, ठीक है। अब इसका बात करते हैं कि कार्बन टेट्राक्लोराइड के मोलों की संख्या निकाल लेते हैं। तो कार्बन टेट्राक्लोराइड के मोलों की संख्या तो क्या हो जाएगा, इसको हम Na से लिखेंगे, क्योंकि ये विलायक है तो इसको हम Na से लिखेंगे। अब बात करते हैं इसे CCl4 का द्रव्यमान लिखेंगे, डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, CCl4 का अणुभार हो जाएगा, ठीक है। CCl4 का क्या होगा, अणुभार हो जाएगा।
अब जानते हैं कि द्रव्यमान कितना है आपका, यहाँ देख रहे हैं आप 70 ग्राम है। तो और उसके बाद बात करेंगे तो यहाँ पर 154 ग्राम है, तो 154 है। और इसको कैंसिल आउट करेंगे तो हो जाएगा 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, यानी कह सकते हैं 10 बाई कितना आएगा 22। कैंसिल आउट करेंगे तो 0.454 ग्राम प्रति मोल आ जाएगा। इसको कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 0.454 ग्राम प्रति मोल। ठीक है, इतना हमें जब मिल जाता है तो हम क्या करते हैं, मोल फ्रैक्शन इसका निकाल सकते हैं। तो हमें चाहिए बेंजीन का मोल फ्रैक्शन, यानी बेंजीन क्या है आपका, विलेय है, तो हम कहेंगे कि X हो जाएगा और B के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, C6 लिखेंगे। तो इक्वल टू जिसका हमें निकालना है बेंजीन का, उसी के मोलों की संख्या हमें ऊपर लिखना है। तो यहाँ देख रहे हैं बेंजीन के मोलों की संख्या आया है आपका 0.38 आया है। अब उसके बाद आप लिखेंगे विलेय, तो यह भी हो जाएगा 0.38 हो जाएगा। आ रहा समय, यानी बेंजीन के मोलों की संख्या बटे हो जाएगा बेंजीन के मोलों की संख्या प्लस आपका कार्बन टेट्राक्लोराइड के मोलों की संख्या। दिया हुआ है आपका 0.5 सॉरी यहाँ दिया है 0.454। ठीक है, अब इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो कैलकुलेट करने के बाद जो वैल्यू आएगी वो 0.459। ठीक है, इतना आ जाएगा आंसर। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। तो इस टाइप से दोस्तों कर सकते हैं कि मोल फ्रैक्शन के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। ठीक है, इससे ज्यादा और कोई मोल फ्रैक्शन का क्वेश्चंस नहीं आ सकता है। ठीक है, अभी मान लीजिए आपको यहाँ पर आपका दे दिया है कि बेंजीन का मोल प्रभाव निकालना है, कितना हो गया। अगर मान लीजिए आपको कार्बन टेट्राक्लोराइड भी इसी में पूछा होता तो आप क्या करते, 1 में से इसको सब्ट्रैक्ट कर देते, तो आपका क्या आ जाता, कार्बन टेट्राक्लोराइड का मोल प्रभाव हमें मिल जाता। ठीक है, अब बात करते हैं और कुछ रिलेशन की। तो और रिलेशन की अगर बात करें तो ये रहा है आपका मोल प्रभाव के बारे में। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि विलयन की सांद्रता के बारे में बात करते हैं। विलयन की सांद्रता, तो विलयन की सांद्रता, ठीक है, या इसी को हम कह सकते हैं शक्ति, यानी विलयन की शक्ति की बात करेंगे, यानी स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तो अगर हम बात करें विलयन की सांद्रता जो होती है, यानी 1 लीटर अगर हम विलयन क्या लें, आयतन लें, तो कहेंगे कि 1 लीटर विलयन में उपस्थित जो विलेय की मात्रा होगी उसी से ये पता चलेगा कि उसकी सांद्रता या शक्ति क्या होगी। तो इसका डिफिनीशन अगर लिखें तो लिखेंगे कि 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय की मात्रा विलयन की शक्ति कहलाती है। विलयन की शक्ति कहलाती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब हम प्रैक्टिकल करते हैं टाइट्रेशन का, तो उसमें जो है आपको इस फार्मूले की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए विलयन की सांद्रता, तो इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, अगर हम बात करें विलयन की शक्ति, ठीक है, तो विलयन की शक्ति लिखिए या सांद्रता लिखिए, दोनों बात एक ही है। तो विलयन की शक्ति इसको हम लिखेंगे स्ट्रेंथ, यानी एस से लिखते हैं। अब उसके बाद जो है आप लिखेंगे कि विलेय की मात्रा है, यानी विलयन का द्रव्यमान, विलेय का द्रव्यमान आप लिखेंगे यहाँ, विलेय का द्रव्यमान डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, विलयन का आयतन। विलयन का आयतन किसमें होगा, लीटर में होगा। ठीक है, अगर आप लीटर में लिख रहे हैं तो लीटर में लिखेंगे, अगर ml में लिखना है तो आप मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से, दोनों बात एक ही है। तो ये हो जाएगा आपका फार्मूला। अब बात करते हैं इसके मात्रक की। तो इसका जो मात्रक हो जाएगा, यानी स्ट्रेंथ का जो मात्रक होगा, यस का मात्रक, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, विलेय का द्रव्यमान किसमें है, ग्राम में है, और विलयन का आयतन किसमें है, लीटर है, तो ग्राम प्रति लीटर हो जाएगा। अब बात करते हैं कि इसको हमने क्यों पढ़ा, इससे हम क्या करेंगे, नॉर्मलता और विलयन की सांद्रता में संबंध क्या होगा उसके बारे में। ठीक है, तो उसको अगला हेडिंग लिखेंगे हम लोग, विलयन की सांद्रता, विलयन की सांद्रता तथा विलयन की नॉर्मलता में, विलयन की नॉर्मलता में संबंध। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। इससे जो है हम कह सकते हैं प्रैक्टिकल का, जो मैंने कहा अभी, प्रैक्टिकल में भी इसका यूज होगा, यानी टाइट्रेशन में इसका हम यूज करते हैं इस फार्मूले का, और वो जो आपका प्रैक्टिकल में जो वाइवा होता है उससे भी क्वेश्चन आते हैं, और न्यूमेरिकल तो आ ही सकते हैं। ठीक है, तो ये बहुत मल्टीपर्पज है। ठीक, तो हम कहेंगे विलयन की सांद्रता तथा विलयन की नॉर्मलता में संबंध। तो दोनों का अगर हमें संबंध निकालना है तो क्या करेंगे, हम लिखेंगे विलयन की सांद्रता, विलयन की सांद्रता लिखना है, डिवाइडेड बाय लिखेंगे विलयन की नॉर्मलता।
आप किसी को भी ऊपर नीचे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो सांद्रता को यस से, नॉर्मलता को हम एन से रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ विलयन की सांद्रता का भी या शक्ति का हमने परिभाषा जो फार्मूला देखा वो ये है, उसको यहाँ लिखेंगे, यानी विलेय का द्रव्यमान, विलेय का द्रव्यमान डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा आपका विलयन का आयतन, विलयन का आयतन। ठीक है, किसमें है, अगर आप लीटर में लिख रहे हैं तो लीटर में लिखेंगे, एमएल में लिखेंगे तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और उसके बाद मान लीजिए आपका अगला लिखना है विलयन की नॉर्मलता। तो विलयन की नॉर्मलता बराबर क्या होता है, विलेय का द्रव्यमान होगा, ठीक है, डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा विलेय का तुल्यांकी भार, विलेय का तुल्यांकी भार होगा। इसके बारे में हमने पीछे पढ़ा है, आप अगर नहीं देखे हैं वीडियो तो उसको आप देख सकते हैं, वो और समझ में आएगा आपका। अब यहाँ देखिए विलयन का, उसके बाद इनटू क्या लिखेंगे, विलयन का आयतन लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे विलयन का आयतन किस में लिखेंगे, लीटर में लिखेंगे। अब देखिए विलयन का आयतन लीटर में कैंसिल हो जाएगा, द्रव्यमान द्रव्यमान कैंसिल हो जाएगा। ध्यान में रखना है कि यूनिट जो होना चाहिए वो सेम ही होना चाहिए। अब बचा आपका क्या, तुल्यांकी भार। तो यहाँ सांद्रता यानी यस होगा और यहाँ पर यन होगा, तो यस बाई यन होगा इक्वल टू विलेय का तुल्यांकी भार। तो विलेय के तुल्यांकी भार को हम ई से रिप्रेजेंट करते हैं तो यह हो जाएगा, ठीक है। अब आप अगर ट्रांसफर करना चाहेंगे इसको या तो इस तरीके से लिख सकते हैं, यन हो जाएगा और उसके बाद ई हो जाएगा। यानी हम ये कह सकते हैं, देख रहे हैं जाने तो इस समय शनि का प्रकोप बहुत ज्यादा है, तो यहाँ देख रहे हैं तो शनि का प्रकोप मतलब यह हो गया शनि की शक्ति। तो यहाँ पर हम बात करें शनि की शक्ति की, तो देखो यहाँ पर अगर देखें शनि है, देखिए स और उसके बाद नी यानी शनि, शनि का शक्ति की बात करेंगे, शनि की शक्ति की बात करेंगे, ठीक है। तो इसको ऐसे याद कर सकते हैं, यानी शनि यानी यस होगा, यस माने स्ट्रेंथ होगा और यह मतलब नॉर्मलता, ई मतलब क्या हो जाएगा आपका इक्विवेलेंट वेट हो जाएगा, यानी तुल्यांकी भार हो जाएगा। अब हमने ये पता कर लिया, अब हम बात करते हैं कि मोलरता और नॉर्मलता। देखिए आपको ये सब करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये डेरिवेशन नहीं पूछता है, आपको ये फार्मूला याद है तो इससे काम चल जाएगा। मेरा काम था समझाना, मैंने समझा दिया, आप इसको याद कर सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं इसमें कि विलयन की मोलरता और विलयन की नॉर्मलता में क्या संबंध होता है। तो जैसे जैसे मैं आपको वीडियो प्रोवाइड करवा रहा हूं उससे आप नोट्स बनाते जाए और आपको एक बेहतरीन नोट्स बन जाएगी जो मुझे लगता है कि बोर्ड में आपका बहुत ही हेल्पफुल होगा, ठीक है। तो हम आगे लिखते हैं मोलरता, विलयन की मोलरता भी लिख सकते हैं, मोलरता खाली रहेंगे, मोलरता तथा नॉर्मलता में संबंध, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो मोलरता तथा नॉर्मलता में हम संबंध की बात कर रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, डायरेक्ट लिखेंगे नॉर्मलता लिखे या मोलरता, कोई भी ऊपर लिखे, नॉर्मलता या विलयन की नॉर्मलता लिखे या विलयन की बटे लिखेंगे मोलरता, ठीक है। नॉर्मलता बटे क्या हो जाएगा मोलरता, ठीक है। जैसे नॉर्मलता और मोलरता क्यों लिख रहे हो तो कुछ अच्छा सा जमता नहीं है। अगर आप विलयन की नॉर्मलता लिख रहे हैं या विलयन की मोलरता तो थोड़ा सा फीलिंग आती है। तो यहाँ देख रहे हैं आपका नॉर्मलता है, यहाँ पर क्या है आपका मोलरता है, तो नॉर्मलता को हम एम से लिखेंगे और मोलरता को हम क्या करेंगे कैपिटल एम से लिखेंगे। अब इसका फार्मूला लिखते हैं, नॉर्मलता क्या होता है, नॉर्मलता लिखेंगे, अभी हमने देखा कि विलेय का द्रव्यमान लिखना है, विलेय का द्रव्यमान डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा आपका विलेय का तुल्यांकी भार, विलेय का, मैं बार बार इसलिए लिख रहा हूं इसको कि याद हो जाए आपको, विलेय का तुल्यांकी भार होगा इनटू हो जाएगा आपका विलयन का आयतन, विलयन का क्या हो जाएगा आपका आयतन किसमें होगा, लीटर में होगा, डिवाइडेड बाय अगर हम बात करें तो मोलरता की बात कर रहे हैं, यानी विलेय का आप क्या लिखेंगे, मोलरता है तो विलेय का द्रव्यमान हो जाएगा बटे क्या हो जाएगा आपका विलेय का अणुभार, यानी यहाँ पर मोलरता में क्या होता है मोलों की संख्या आती है, यानी विलेय का द्रव्यमान बटे क्या हो जाएगा विलेय का अणुभार, अणुभार हो जाता है इंटू हो जाएगा आपका विलयन का आयतन, विलयन का क्या हो जाएगा आयतन, इसको भी हम लीटर में लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर विलयन उड़ गया, ठीक है, और यहाँ ये भी उड़ गया, विलेय का द्रव्यमान से उड़ गया, बचा क्या आपका एन बाई एम बचा, और विलेय का अणुभार लिख लेते हैं, ये जाएगा ऊपर आपका और ये जाएगा नीचे आपका, तो हम लिख सकते हैं विलेय का अणुभार हो जाएगा डिवाइडेड बाय विलेय का तुल्यांकी भार हो गया, ठीक है, विलेय का तुल्यांकी भार, एक फार्मूला हमें ये मिल गया, तुल्यांकी भार लिखेंगे, तो हम कह सकते हैं अणुभार को हम एम भी लिखेंगे क्योंकि हम विलेय की बात कर रहे हैं, और विलेय का तुल्यांकी भार है यानी ई लिखेंगे, ठीक है। एक फार्मूला हमें ई मिल गया, और भी इसको हम सिंप्लीफाई अगर करना चाहते हैं तो तुल्यांकी भार को भी ब्रेक कर लो, चलिए ब्रेक कर लेते हैं, जैसे एन बाई एम हो जाएगा इक्वल टू विलेय का अणुभार है तो यहाँ लिखेंगे विलेय का अणुभार, विलेय का हो जाएगा अणुभार हो जाएगा, ठीक है, डिवाइडेड बाय आपका हो गया तुल्यांकी भार, तो तुल्यांकी भार बराबर क्या होता है विलेय का भार बटे
क्या हो जाएगा आपका संयोजकता हो जाएगा। तो विलेय का अणुभार बटे क्या हो जाएगा संयोजकता होगा। तो यहाँ लिखेंगे विलेय का अणुभार बटे क्या हो जाएगा आपका संयोजकता होगा। अब संयोजकता को हम जानते हैं जेड फैक्टर से हम समझते हैं। अणुभार उड़ गया तो इसे लिखने की जरूरत नहीं, या तो लिखना है तो एम बी लिख सकते हैं, एम बी डिवाइड बाई एम बी, ये तो उड़ गया। अब ये गया ऊपर तो एन बाई क्या हो जाएगा एम होगा इक्वल टू हम कहेंगे क्या हो जाएगा जेड। ठीक है, अब ये हो गया एन। ठीक है, अब इसको पक्षांतर कर दीजिए तो हो जाएगा आपका जेड इंटू एम। ठीक है, तो हम कहेंगे आपको जमे या ना जमे, आपको मैं जो पढ़ा रहा हूं ये जमे या ना जमे। ठीक है, लेकिन हम लिखेंगे ना जम। ठीक है, क्या लिखेंगे ना जम। देखिए ना है, ठीक है, और उसके बाद लिखेंगे जा लिखेंगे, और उसके बाद लिखेंगे म, यानी ना जम। यानी मोलरता और मोलरता को अगर हम देखें तो एन इक्वल टू क्या हो जाएगा जेड इंटू एम है। तो जहां पर हम बात करेंगे जेड क्या था आपका संयोजकता था, ये इसको आप याद रखेंगे, या क्या हो जाएगा आपका संयोजकता हो जाएगा। ठीक है, यानी ना जम से आप याद कर सकते हैं मोलरता ना जम, सॉरी मोलरता और नॉर्मलता ना जम। ठीक है, ये हो जाएगा आपका फार्मूला। तो आप ये अगर डेरिवेशन या मतलब इसमें कुछ है नहीं, आप डेरिवेशन कर लेंगे तो आपको मान लीजिए एग्जाम में भूल जाते हैं कि ये क्या होता है, तो आप इसको डिराइव कर सकते हैं, यहाँ तक पहुंच सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि मोलरता और मोललता में क्या संबंध होता है। ठीक है, तो मोलरता और मोललता में हम संबंध पढ़ते हैं। मोललता तथा मोलरता में संबंध। ठीक है, इसमें क्या संबंध आएगा, तो इसके लिए हमें क्या डेरिवेशन करेंगे तो थोड़ा सा लंबा पड़ेगा, इसलिए हम क्या करेंगे इसको शॉर्टकट में, केवल हमें फार्मूला इसका लर्न करना है बस। ठीक है, तो हम बात करेंगे, इसको लिखेंगे मोललता इक्वल टू, ठीक है, तो यहाँ लिखना है आपको नॉर्मलता, सॉरी मोलरता, यहाँ लिखेंगे आप मोलरता। ठीक है, डिवाइडेड बाय लिखेंगे घनत्व, लिखेंगे क्या लिखेंगे आप घनत्व, माइनस हो जाएगा आपका घनत्व, माइनस लिखेंगे मोलरता, क्या लिखेंगे आप मोलरता लिखेंगे गुणे अणुभार, क्या लिखेंगे अणुभार डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा आपका 1000 हो जाएगा। ये एक फार्मूला होता है इसका, यानी मोलरता बराबर हो जाएगा मोलरता ये डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा घनत्व माइनस मोलरता इंटू क्या हो जाएगा अणुभार बटे 1000। ठीक है, अब बात करते हैं हम एक मोलरता की बात कर लेते हैं। मोलरता बराबर क्या हो जाएगा, इसको लिखेंगे हम मोललता, क्या लिखेंगे मोललता इंटू क्या जाएगा आपका घनत्व आएगा, यहाँ घनत्व लिखेंगे, डिवाइडेड बाय लिखना है तो 1 प्लस लिखेंगे, आप लिखेंगे मोललता, क्या लिखेंगे देखो मोललता है मोललता ही लिखेंगे इसमें, इंटू क्या जाएगा अणुभार। ठीक है, अणुभार हो जाएगा डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा आपका 1000 हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका 1000 हो जाएगा, यानी ये हमें फार्मूला मिल गया। ठीक, अब एक और फार्मूला पढ़ लेते हैं इसी में लगे हुए हाथ। हम बात करते हैं तनुता समीकरण की, क्या बात करते हैं हम तनुता समीकरण की, इससे भी क्वेश्चन आ सकते हैं। तो ये फार्मूला हमें याद होना चाहिए, यानी डाइल्यूशन इक्वेशन है ये। आप लोग सोच रहे होंगे कि ये कठिन है, इसका जो है आपको इंग्लिश नहीं आता क्या सर जी को, इतना लंबा कौन इंग्लिश लिखे, वैसे इंग्लिश में मेरी बहुत ज्यादा मिस्टेक होती है, और हिंदी में भी कौन सा सही है। तो हम बात करेंगे तनुता समीकरण। तो तनुता समीकरण हम कैसे लिखेंगे, तो तनुता क्या होता है, जैसे मान लीजिए अगर हम बात करते हैं कोई आपको सोल्यूशन दिया गया है पहले, और उसकी मान लीजिए नॉर्मलता की अगर बात करें, मान लीजिए उसका नॉर्मलता n1 रहा हो, जैसे मान लीजिए आपको कोई विलयन दे दिया गया और कहा गया इसकी नॉर्मलता n1 है, और इसका आयतन जो है आपका कुछ है 10 ml 20 ml कुछ है, तो मान लीजिए इसका नॉर्मलता मान लीजिए 0.1 दे दिया गया नॉर्मल, और इसको दे दिया गया कि यह मान लीजिए 20 ml दिया हुआ है। ठीक है, अब आप इसमें पानी ऐड कर रहे हो, कुछ आयतन मिला रहे हो, अब वो आयतन जो भी होगा वो मान लीजिए V2 होगा, मान लीजिए आपने 30 मिला दिया तो इसमें क्या हो जाएगा आपका 50 ml हो जाएगा। तो आयतन जो है 50 ml हो गया, तो हम कहेंगे तो इसका जो नॉर्मलता होगा उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, यानी हम कहेंगे उसकी नॉर्मलता क्या हो जाएगी आपकी n2 हो जाएगी, अब कुछ भी हो सकती है। तो इसी को हमें क्या करना है इसमें देखना है, तो इसी को हम लिखते हैं फार्मूले से n1 b1 इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका n2 b2 हो जाएगा। इधर की बात करते हैं तो ये जिसे लिखते हैं तनुता से पूर्व, क्या लिखेंगे आप तनुता से पूर्व, और ये हो जाएगा आपका तनुता के पश्चात, तनुता के पश्चात, यानी ये तनुता से पूर्व होगा और ये तनुता के पश्चात। जैसे हमने बात किया कि ये पहले आपको दिया गया था, आपने उसमें पानी मिला दिया तो या फिर उसमें कोई विलायक मिला दिया तो आपका आयतन V2 हो गया, V1 से V2 हो गया, और इसकी नॉर्मलता क्या हो गया n1 से n2 हो गया, तो ये आप लिखेंगे।
अब हो सकता है कि मोलरिटी के कंसेप्ट में दे दिया तो इसको लिखेंगे मोलर, कह सकते हैं मोलरता के का कंसेप्ट में दिया है तो M1 B1 बराबर क्या हो जाएगा आपका M2 और B2 हो जाएगा। तो इस यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ पर कह रहा है निम्नलिखित प्रत्येक विलेन की मोलरता ज्ञात करिए। एक कंडीशन दिया है, 30 ग्राम कोबाल्ट नाइट्रेट के क्रिस्टल को क्या किया है 4.3 लीटर विलेन में बोला गया, पहला कंडीशन ये हो गया। दूसरे क्वेश्चन इसमें दिया 30 ml जो है 0.5 H2SO4 को अगर हम 50 ml तक कम करते हैं तो उसकी मोलरता क्या होगी। तो इन दोनों को हम सॉल्व करते हैं, जल्दी जल्दी सॉल्व करते हैं क्योंकि लाइट नहीं है, अंधेरा हो जाएगा। चलो चालू करते हैं। तो यहाँ पर बात करते हैं 30 ग्राम है यानी कोबाल्ट है यानी CO हो जाएगा और NO3 का होल ट्वाइस हो जाएगा इंटू 6 H2O हो जाएगा, ठीक है। का द्रव्यमान दिया हुआ है कितना, आपका द्रव्यमान बराबर क्या हुआ है आपका 30 ग्राम हो जाएगा, ठीक है। यहाँ देख रहे हैं 30 ग्राम दिया हुआ है यानी ये विलेय हो गया। अब उसके बाद आयतन दिया हुआ है यानी विलयन का आयतन, विलयन का आयतन कितना दिया हुआ है आपका 4.3 लीटर दिया हुआ है, क्लियर। अब हमें क्या करना है, इसकी मोलरता ज्ञात करना है। तो मोलरता आप कैलकुलेट करेंगे, ये तो हो गया आपका गिवन यानी ऐसा कंडीशन दिया हुआ है। अब यहाँ चलते हैं, हमें क्या क्या जरूरत पड़ेगी। तो मोलरता निकालने के लिए हमें मोलों की संख्या निकालना होगा और मोलों की संख्या के लिए आपको भार बटे अणुभार चाहिए। तो भार तो दिया है, अणुभार निकाल लेते हैं। तो CO हो जाएगा और ध्यान में रखेंगे एक कार्बन जो होगा वो बड़ा यानी C जो होगा बड़ा, ऑक्सीजन जो होगा छोटा, ऐसे लिखेंगे। नहीं दोनों लिखेंगे, दोनों एक साइज का होगा तो क्या होगा कार्बन मोनोऑक्साइड। तो ध्यान में रखेंगे तो हो जाएगा आपका NO3 का होल ट्वाइस हो जाएगा इंटू 6 H2O का अणुभार निकाल लेना है। तो अणुभार कैसे निकालेंगे, अब इसका जानते हैं कोबाल्ट का कितना होता है आपका 58.7 होगा। हालांकि ये क्वेश्चन अगर देता है तो आपको इसका अणुभार जरूर देगा। हाँ नाइट्रोजन ऑक्सीजन जो हम डेली यूजेज में है हम कह सकते हैं उसका हम उसको तो नहीं देगा लेकिन कुछ तो दे सकता है। यानी जैसे कोबाल्ट हो गया डी ब्लॉक के तत्व जो होंगे उनका दे सकता है, देगा जरूर देगा, ठीक है। लेकिन इसमें NCERT का है तो दिया नहीं है, तो टीचर की जिम्मेदारी है, टीचर अपना याद करे कैसे भी करके आपको सॉल्व कराए, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं 58.7 है, नाइट्रोजन है आपका 2 है तो 2 हो जाएगा और इंटू क्या हो जाएगा 14 हो जाएगा, प्लस ऑक्सीजन 3 दूनी 6 होगा तो 6 लिखेंगे और एक ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा आपका 16 होगा और प्लस यहाँ देख रहे हैं वाटर है तो वाटर का कितना होता है 18। कैसे देखेंगे, ऑक्सीजन का होता है 16 और जल है यानी H2O 2 है तो 16 तो 18। तो जल का कभी भी लिखेंगे तो 18 याद कर लीजिए। तो जल का अणुभार कितना होता है 18 और उसकी संख्या कितनी है 6, ठीक है। तो अगर हम बात करें तो 58.7 हो गया और प्लस 14 दूनी 28 और 16 से 96 98 108 होगा शायद यही होना चाहिए, होगा यही। अब इसको जब आप जोड़ेंगे तो आपका आएगा 290.7 आएगा या इसी को हम ले सकते हैं 291 ग्राम प्रति मोल, ठीक है। अणुभार का मात्रा क्या होगा ग्राम प्रति मोल होगा। अब ये हमें मिल गया। अब हम मोलों की संख्या निकालने के लिए स्वतंत्र हैं तो हम कह सकते हैं CO NO3 का होल ट्वाइस इंटू 6 H2O के मोलों की संख्या। अगर आपको लिखने में दिक्कत हो रही है तो आप डायरेक्ट विलेन यूज करिए, ठीक है। मोलों की हमें संख्या निकालना है तो इसका भार लिखेंगे, अब दोबारा नहीं लिखेंगे, बार बार फार्मूला लिखना पड़ रहा है तो अब लिखेंगे, ठीक है। तो हम दोबारा नहीं लिखेंगे तो भार लिखे 30, यहाँ लिखेंगे 30 और ये हो जाएगा इसका अणुभार कितना है आपका 291। ये हो गया आपका मोलों की संख्या। अब आपका आयतन दिया है, मोलरता यूं करके निकाल लीजिए। तो मोलरता बराबर क्या हो जाएगा विलेय का भार यानी मोलों की संख्या लिख लो भाई साहब, मोलों की संख्या डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा विलयन का आयतन, विलयन का आयतन, ठीक है। किस में रहेगा लीटर में रहेगा तो ये लीटर हो गया, ठीक है। यहाँ लीटर दिया तो लीटर में रखिए, 1000 से मल्टीप्लाई मत करिए, ठीक है, उसको रहने दीजिए वैसे। अब ये हो जाएगा आपका 30 डिवाइडेड बाई 291 और आयतन भैया कितना दिया है आपका 4.3 है तो 4.3 उड़ा दो और इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ दशमलव ऊपर ले जा सकते हैं, सॉरी दशमलव हटाने के लिए 300 कर दीजिए तो 300 हो जाएगा, 291 हो जाएगा इंटू 43 हो जाएगा। तो आप कैलकुलेट कर लेंगे जो आएगा आंसर हो जाएगा, वैसे हम कैलकुलेट करके बता देते हैं 0.024 आ जाएगा। यही आना चाहिए, ठीक है, इतना आना चाहिए। अगर नहीं आता है तो आप कमेंट जरूर करें, लेकिन कैलकुलेट कर लीजिएगा। देखो दुनिया में किसी पे भरोसा मत करिएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका यानी पहले का आंसर हो गया, यानी इतना आएगा। अब बात करते हैं यहाँ पर 30 ml दिया हुआ है, ठीक है। ये गायब हो जाता है यार, बहुत दिक्कत है, पूजा करवानी पड़ेगी, ये भाग जाता है बार बार। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 30 ml है, ठीक है। तो 30 ml है, कह रहा है कि 30 ml 0.4 यानी आपको एक विलेन दिया गया था, ठीक है। वो कितना दिया गया आपको 30 ml दिया गया था और इसकी मोलरता कितनी थी आपका 0.5 मोलर दिया हुआ था। क्या है आपका H2SO4 है, इसको भी लिख लो नहीं बुरा मान जाएगा। अब कह रहा है को 500 ml तक तनु करने पर, यानी इसमें इतना पानी मिला दिया गया है या इतना मिलाया, वैसे तो पानी ये मिलाएंगे धीरे धीरे तनु करने के लिए, तो मिलाते हैं जिससे उसका आयतन जो हो रहा है वो 500 ml हो जा रहा है। तो हम ये कहेंगे कि यह तनुता हो रहा है, तनुता का नियम लगा देंगे यहाँ। तो N1 यानी जो पहले दिया, सॉरी यहाँ पे मोलर था तो M1 लिखो नहीं तो बुरा मानेगा। तो यहाँ M1 इक्वल टू लिखेंगे 0.5 m, ठीक है, क्लियर हो गया। और यहाँ पर आयतन जो था यानी B1 इक्वल टू लिखेंगे 30 ml, क्लियर हो गया।
अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि उसका जो आयतन आपने क्या कर दिया भाई, पहले 30 था, आपने 500 ml कर दिया, तो B2 जो होगा वो 500 हो जाएगा। ये बात ध्यान में रखेंगे, 500 ऐड नहीं कर रहे हैं आप, इतना ऐड कर रहे हैं कि वो 500 हो जाए, ठीक है, नहीं तो 530 हो जाएगा, ठीक है, तो उतना ऐड करेंगे जो 500 हो जाएगा, यानी ये 500 ml हो जाएगा और हमें M2 निकाल लेना है, बस इतना बात करना है। यानी मोलरता क्या होगी उसी को बताना है। क्लियर हो गया? चलो ये तो भैया गिवन हो गया, इसको सोल्यूशन में लगाओ और तनुता का समीकरण से, तनुता के समीकरण से इंग्लिश वाले भैया लिख लेंगे डाइल्यूशन फ्रॉम डाइल्यूशन इक्वेशन। अब इसको लिखेंगे M1 B1 इक्वल टू क्या हो जाएगा M2 B2। तो M1 कितना है आपका 0.5 है, इसका कितना है आपका 30 है, और M2 हमें निकालना है, और B2 क्या करना है 500 लिखना है। उड़ा दो इधर लाओ, तो M2 इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, हो जाएगा 3 × 15 हो जाएगा बटे 500 हो जाएगा। कैलकुलेट कैंसिल करो, 5 × 15 3 आ जाएगा, बटे कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा, 100 से भाग दोगे पता नहीं 0.03 शायद आ जाए, आ गया होगा आप लोगों का, ये हो जाएगा मोल, ठीक है। तो इस टाइप से हम बच्चों क्या करते हैं, हम इस जो सांद्रता के बारे में इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं और इस प्रकार से हम इसको सॉल्व करते हैं। अगला वीडियो जो हमारा होगा वो खाली न्यूमेरिकल होगा, जो सांद्रता पर बेस्ड होगा, जो एनसीईआरटी है या प्रीवियस ईयर बोर्ड के क्वेश्चंस हैं उसके बारे में बात करेंगे। कुछ उसमें सीबीएसई बोर्ड के भी क्वेश्चन को उड़ाएंगे, कुछ IIT के भी क्वेश्चन को उड़ाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कोरोना से बच के रहिए। जय।